तो स्वागत है आप सभी का तिलिस्मी पन्ने के एक और नई कहानी में। और आज की कहानी सच में बहुत मजेदार होने वाली है, जिसका नाम है एक रात एक मौत। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। रमेश एक साधारण गांव का युवक था। उसका घर हरियाणा के एक छोटे से गांव में था, जहां खेतों की हरियाली और मिट्टी की सौंधी खुशबू हर तरफ बिखरती रहती थी। वह अपने परिवार के साथ एक छोटे से मिट्टी के मकान में रहता था, जिसमें उसकी माँ, पिता और छोटी बहन शांति शामिल थे। रमेश का परिवार किसानी करता था। सुबह सूरज उगने से पहले ही वह खेतों में पहुंच जाता, हल चलाता, फसल बोता और शाम ढलते ढलते थक कर घर लौट आता। उसकी दिनचर्या में मेहनत और सादगी थी। वह गांव के लोगों के बीच हंसमुख और मददगार स्वभाव के लिए जाना जाता था। उसकी छोटी बहन शांति उससे बहुत प्यार करती थी और हर समय उसका इंतजार करती थी, ताकि वह उसे अपनी पढ़ाई में मदद कर सके। एक दिन रमेश की खेतों में बहुत देर हो गई। नहर का पानी खेत में छोड़ना था और काम खत्म होने तक सूरज डूब चुका था। रात गहरी हो चुकी थी। चांद बादलों के पीछे छिपा था और हल्की ठंडी हवा चल रही थी। गांव की गलियां सुनसान थी। केवल दूर कहीं कुत्तों की भौंकने की आवाज आ रही थी। रमेश ने अपने कंधे पर फावड़ा रखा और तेज कदमों से घर की ओर चल पड़ा। उसे पता था कि उसकी माँ उसकी राह देख रही होगी और शांति शायद नाराज हो रही होगी कि वह देर से लौट रहा है। जैसे ही वो गांव के एक सुनसान मोड़ पर पहुंचा, उसे लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। पहले तो उसने इसे नजरअंदाज किया, सोचा कि शायद हवा में पेड़ों की शाखाएं हिल रही हैं। लेकिन फिर उसे साफ तौर पर कदमों की आहट सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा, पर अंधेरी में कुछ भी नजर नहीं आया। उसकी सांसें तेज हो गई थी। उसने अपनी चाल तेज की, लेकिन आहट और करीब आती जा रही थी। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसी के साथ काला साया पास की दीवार पर नाचने लगा। साया लंबा और धुंधला था, मानो किसी इंसान की परछाई हो, लेकिन वहां कोई नहीं था। रमेश ने अपनी आंखें मली, सोचा कि शायद थकान की वजह से उसे भ्रम हो रहा है, लेकिन साया गायब नहीं हुआ। उसकी सांसें और तेज हो गई और पसीना उसके पीठ पर बहने लगा। तभी उसने एक ठंडी लेकिन बेहद डरावनी आवाज सुनी, रमेश। यह आवाज इतनी भयानक थी कि उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई उसे नहीं दिखा। साया अब दीवार से हटकर उसके सामने हवा में तैर रही थी। उसकी आंखें लाल थी, मानो आग की चिंगारियां हो। रमेश के पैर कुछ देर थमे, लेकिन फिर तेजी से वह दौड़ पड़ा। लेकिन अब उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पसीना उसके माथे से बह रहा था, जबकि ठंड बहुत थी। तभी किसी ने उसके गर्दन के पास सांस ली, बेहद पास से, जैसे कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा हो, और डर से चिल्लाया, माँ बचाओ। लेकिन जब कुछ देर तक कुछ हलचल नहीं हुई तो रमेश धीरे धीरे पीछे मुड़ा तो कोई नहीं था। लेकिन तभी अचानक उसे दीवार पर कुछ हिलता हुआ दिखा। एक काली परछाई, इस बार बिना चेहरे के और बिना आकार के, लेकिन इंसानी जैसा शक्ल लग रहा था। परछाई थरथरा रही थी और फिर धीरे धीरे दीवार से जमीन पर आ गई। ना वो हवा में चल रही थी और ना ही जमीन पर, क्योंकि परछाई ऐसी लग रही थी जैसे धुआं हो, लेकिन जीवित। और तभी उसने दोबारा पुकारा, रमेश। उस आवाज में ऐसा कुछ था जो सीधे दिल में चुभ रहा था और शरीर में एक डर उत्पन्न कर रहा था। रमेश अब डर से पागल हो रहा था और जान बचाने के लिए तेजी से दौड़ पड़ा। भागते हुए गली के हर खंभे, हर पेड़ अब उसे किसी परछाई की तरह लग रहा था। वह गिरता, उठता और फिर तेजी से दौड़ता, पर पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं हुई। जब वह अपने घर पहुंचा तो
हाँफते हुए दरवाजा खोला और अंदर घुसकर जोर से बंद कर लिया। सांसें उखड़ रही थी। उसने खिड़कियां बंद की, लेकिन तभी उसके सामने वाली खिड़की के बाहर कुछ दिखा। वही परछाई, और इस बार वो पास थी, बहुत पास। उसकी आंखें नहीं थी, पर रमेश को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह उसे ही घूर रही हो, उसकी रूह तक देख रही हो। उसने अपनी माँ और बहन को आवाज लगाने के लिए मुंह खोला, लेकिन उसकी आवाज गले से बाहर ही नहीं आई। तभी खिड़की के कांच पर एक हाथ उभरा, काला, जला हुआ सा, और फिर धीरे धीरे उस कांच पर कुछ लिखे जाने लगा। तू अब नहीं बचेगा। रमेश चीख पड़ा, लेकिन इस बार भी उसकी आवाजें गले से बाहर ही नहीं आई। वह तेजी से अपने कमरे की ओर भागा और सारे दरवाजे, सारे लाइटें बंद कर दिया और कोने में दुबककर बैठ गया, कांपता रहा। और तभी उसके कान के बिल्कुल पास एक आवाज आई, रमेश। रमेश ने आंखें खोली। कमरे की दीवारों पर हर तरफ वही परछाई रंग रही थी। रमेश ने आंखें खोली और जो उसके सामने था उसे देखकर उसके रोंगटे ही खड़े हो गए। कमरे की दीवारों पर हर तरफ वही परछाई रेंग रही थी, कभी दीवारों पर, कभी छत पर। एक नहीं, कई परछाइयां, जैसे कोई उसे चारों ओर से घेर रहा हो। और एक परछाई धीरे धीरे जमीन पर उतर रही थी। वो अब इंसानी शक्ल जैसा लग रही थी, लेकिन उसका चेहरा एकदम साफ दिखाई देने लगा था। उस चेहरे को देखकर रमेश का चेहरा फक सफेद हो गया, क्योंकि सामने जो खड़ा था उसका खुद का चेहरा था, यानी कि रमेश का ही चेहरा। रमेश की चीख उसके गले में ही अटक गई थी। और फिर सुबह हुई। शांति ने रमेश का दरवाजा खटखटाया, लेकिन उसे अपने भाई की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। उसने फिर से आवाज लगाई, लेकिन फिर उसे जवाब नहीं मिला। तो शांति ने अपनी माँ को आवाज लगाई, और अपनी माँ की भी आवाज का रमेश ने कोई जवाब नहीं दिया। तो दोनों माँ बेटी ने मिलकर किसी तरह से दरवाजा तोड़ा। तो कमरे का नज़ारा देखकर दोनों की रूह कांप गई। जैसे कमरे की दीवार पर खून के छींटे थे और रमेश का शव जमीन पर पड़ा था। उसका चेहरा सफेद नहीं बल्कि काला पड़ गया था, जैसे किसी ने अंदर से उसे जला दिया हो। आंखें बाहर निकली हुई थी, मुंह पूरी तरह से खुला हुआ था, जैसे मरते वक्त बहुत कुछ डरावना देख लिया हो। और दरवाज पर खून से लिखा था, अब अगली बारी किसकी। कमरे की दीवारें स्याह काले रंग की हो गई थी। गांव वाले भी घर में शोर सुनकर अंदर आ गए थे, और वह रमेश के कमरे का हाल देखकर भयभीत और अचंभित थे। लेकिन तभी किसी की नजर कमरे के कोनों में गई, जहां एक परछाई अभी कमरे के कोने में थी, हिलती हुई। लेकिन जैसे ही सबने उस ओर देखा, वो गायब हो गई थी। गांव में अफवाह फैल गई कि रमेश किसी श्रापित आत्मा के संपर्क में आ गया था। लोगों ने कहना शुरू किया कि अरे यह तो बावड़ी की आत्मा है, जो हर तीसरे साल एक व्यक्ति को चुनती है। तो कुछ कहते हैं कि आज उन्होंने भी रात में वो परछाई देखी, लेकिन वह दौड़कर मंदिर में भाग जाते। लेकिन एक बात किसी को नहीं पता थी कि आज भी एक परछाई रमेश के कमरे की खिड़की से अंदर झांकती रहती है।